जय हिंद स्टूडेंट्स। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पर आए हो। ये अभी एनसीईआरटी का सेशन चल रहा है और इस सेशन में हम 11th क्लास की सोशियोलॉजी की बुक जो है वो कवर कर रहे हैं। अच्छा, इस सेशन को आपको कैसे कवर करना है तो वो उसका मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड ज्वाइन कर लो और वहाँ पर मैंने बुक्स जो है वो दे रखी हैं, तो उन बुक्स को जो है वो आप डाउनलोड कर लो। अब इस पर्टिकुलर क्लास में कौन सी किताब मैं पढ़ा रहा हूँ, किस पेज नंबर से लेकर किस पेज नंबर तक की चीज़ें पढ़ाऊंगा, वो आपको वीडियो के नीचे जो है वो दिखाई दे देगा। नीचे मतलब वीडियो चलता रहेगा, नीचे एक पट्टी में लिखा होगा, वो पढ़ लेना। अब मैं आपको कैसे कवर कराऊंगा तो आपका इसमें टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। आपको यहाँ पर बहुत कम समय पर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग टॉपिक से रिलेटेड मैं करवा दूंगा, प्लस वीडियो में ही सामने आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं तुरंत वीडियो देखते देखते, या फिर वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो। वो तो मैं कहूँगा स्क्रीनशॉट लो और स्क्रीनशॉट लेके बाद में जो है वो पूरा लेक्चर देखने के बाद नोट डाउन कर लेना। सो आपको एक शांत स्पेस पे बैठना है ईयरफोन लगा के और ध्यान से पूरे लेक्चर को जो है वो सुनना है, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है, फिर शॉर्ट नोट जो है वो आपको नोट डाउन कर लेना है। दैट्स इट। तो चलो बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं और चेक कर लो चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं, लाइक का बटन हिट किया है कि नहीं, और फिर उसके बाद कर लो अपनी तैयारी शुरू। आओ तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक नए चैप्टर से। सो एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी के बारे में हम बात करेंगे, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीएससी के जनरल स्टडीज़ के सिलेबस में, जीएस पेपर 3 में। इवन अब जैसे ये सोसाइटी का टॉपिक चल रहा है तो इसको आप जीएस पेपर 1 और 3 दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो। सो हम समझेंगे कि एनवायरनमेंट और सोसाइटी का इंटरेक्शन किस तरह से इवॉल्व हुआ और ये हमारी डेली लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। सबसे पहले अपने आसपास देखिए, तो आसपास में आपको जो है वो टेबल, चेयर, फर्नीचर, ये पूरी चीज़ें मिल जाएंगी, है ना। बैग्स हुई, इलेक्ट्रिसिटी हुई, तो ये सब चीज़ें कहाँ से आती हैं, राइट। इन सब चीज़ों का ओरिजिन नेचर में ही छुपा है, ऐसे तो नहीं कि अपने आप पैदा हो गई। तो कहीं ना कहीं ये सब पूरी चीज़ें एनवायरनमेंट से ही आ रही हैं ना भाई, अपने आप तो कोई आविष्कार नहीं हो गया, ये पूरी चीज़ हम लोग को अपने पर्यावरण से मिल रही हैं। तो हर दिन हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं जो किसी ना किसी प्राकृतिक रिसोर्सेज से बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि चेयर्स जो आपके घर पर है, चेयर, टेबल, या जिस बेड पे आप लेटे हुए हो, राइट, या फिर जिस स्टडी टेबल पे आप जो है वो बैठकर पढ़ रहे हो, या लाइब्रेरी में आप जो है वो पढ़ रहे हो, तो ये जंगल से ही इसका सफ़र शुरू हुआ। ये लकड़ी जो है वो कहाँ से आई, जंगल के वुड को जो है वो काट के। तो ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। एक चेयर बनाने के लिए काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं, जैसे लॉगर, कारपेंटर, ट्रांसपोर्टर और ट्रेडर। अब हम थोड़ा, अच्छा ये मैंने आपको क्यों बताया इस चीज़ के बारे में, क्योंकि एक रिलेशन ह्यूमन का किसके साथ, नेचर के साथ। हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं तभी हमें चीज़ें उपयोग करने के लिए मिलती हैं। अब हम थोड़ा और डिटेल में समझते हैं इकोलॉजी के कंसेप्ट को। हालांकि इकोलॉजी जीएस पेपर 3 के परस्पेक्टिव से, एनवायरमेंट के परस्पेक्टिव से और डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा, बट इकोलॉजी का मतलब वो फिजिकल और बायोलॉजिकल सिस्टम जिसमें ह्यूमंस भी एक पार्ट है। हर जगह की इकोलॉजी उस जगह के ज्योग्राफिकल और हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर पर डिपेंड करती है। जैसे राजस्थान के रेगिस्तान में पैदा होने वाले प्लांट्स और एनिमल्स उस जगह के ड्राई क्लाइमेट और लो रेनफॉल को अडॉप्ट कर लेते हैं, राइट, अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट। यस, आपने देखा होगा भाई, जैसे कि जो व्यक्ति साउथ इंडिया में रहते हैं, राइट, ह्यूमंस की बात करें, अचानक अगर वो नॉर्थ इंडिया चले जाएं, हिमाचल प्रदेश चले जाएं, तो उनको बहुत तेज ठंड लगेगी, असहनीय। बट आप देखेंगे कि जो ऑलरेडी हिमाचल प्रदेश में लोग रह रहे हैं वो नॉर्मल क्लोथ्स पहन के भी बढ़िया जो है वो रह लेते हैं, उनको ठंड नहीं लगती, क्योंकि उन्होंने उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लिया है। तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमंस का एनवायरनमेंट के साथ एक रिलेशन है कि नहीं। यस। लेकिन टाइम के साथ ह्यूमन एक्शंस ने भी इकोलॉजी को मॉडिफाई किया। जैसे हमने पेड़ काटे, डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन जैसी ह्यूमन एक्टिविटीज ने नेचर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। जैसे एक रिवर का फ्लो या एक फॉरेस्ट की स्पीसीज को ह्यूमन इंटरवेंशन से मॉडिफाई किया गया। अब ये डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो गया है कि ये चेंजेस नेचुरल हैं या ह्यूमन मेड। अगर हम बात करें ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट की, तो एक एग्रीकल्चर फार्म या एक सिटी, ये क्या है, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट हमने अपनी सहूलियत के लिए बनाया है। ये सब चीज़ें ह्यूमंस ने बनाई हैं, सिटी ह्यूमन ने बनाई है, बिल्डिंग्स ह्यूमन ने बनाई हैं, जंगल को काट के जो है वो फील्ड हमने तैयार करी, एग्रीकल्चर फील्ड, राइट। तो ये पूरी चीज़ें जो है वो किसके द्वारा बनाई गई, ह्यूमन के द्वारा बनाई गई, एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करके। अब सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी एनवायरनमेंट को शेप करती है। जैसे अगर किसी फॉरेस्ट का ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है,
तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उस फॉरेस्ट को टिम्बर कंपनीज को लीज दें या विलेजर्स को फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट करने दें। इसी तरह लैंड और वाटर रिसोर्सेज का प्राइवेट ओनरशिप भी डिटरमाइन करता है कि वो रिसोर्सेज किसके एक्सेस में है और किस कंडीशन पे। तो अलग अलग सोशल वैल्यूज और नॉर्म्स एनवायरमेंट को लेकर डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्रिएट करते हैं। कैपिटलिज्म की वैल्यूज नेचर को कमोडिटी की तरह जो है वो ट्रीट करती है। यस, कैपिटलिस्ट लोग जो होते हैं, पूंजीवादी लोग जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो इस नेचर को जो है वो किसकी तरह देखते हैं, एक वैल्यू की तरह कि इसको एक्सप्लॉइट करना है, इससे पैसा कमाएंगे, है ना। अब इसमें नेचर को एक प्रोडक्ट के रूप में देखा जाता है जो प्रॉफिट कमाने के लिए बेचा जा सकता है। अब अगर हम वही दूसरी वैल्यूज की बात करें, सोशलिस्ट वैल्यूज, देखो यहां पर आपको कैपिटलिस्ट वैल्यूज नेचर के पर्सपेक्टिव से और सोशलिस्ट वैल्यूज नेचर के पर्सपेक्टिव से समझ में आ रही होंगी। तो ये एक डिफरेंशिएशन है जो आप मेंशन कर सकते हो मेंस में। सोशलिस्ट वैल्यू जो है वो इक्वलिटी और जस्टिस को सपोर्ट करती है। समाजवादी जो वैल्यूज होती हैं, इक्वलिटी, समानता और जस्टिस, न्याय को जो है वो सपोर्ट करती हैं, और लैंड रिफॉर्म जैसे इनिशिएटिव, भूमि सुधार जैसे इनिशिएटिव को प्रमोट करती है। रिलीजियस बिलीफ भी एनवायरमेंट पर इंफ्लुएंस डालती हैं। जैसे कुछ कम्युनिटीज सैक्रेड ग्रोव को कंजर्व करती हैं। पता है आपको सैक्रेड ग्रोव्स या ग्रोव्स, बगीचा होता है, लोग पूजा करते हैं, पेड़ काटने नहीं देते, पेड़ की पूजा करते हैं। तो ये क्या कर रही है, कम्युनिटी जो है वो बगीचों को, पेड़ को जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये एक बेसिकली रिलीजियस बिलीव है। तो एक आ गया कैपिटलिस्ट बिलीव, एक आ गई सोशलिस्ट बिलीव, एक आ गई रिलीजियस बिलीव एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से। तो देखो ये सोसाइटी में हमने देखा कि किस प्रकार से कम्युनिटी एनवायरनमेंट के साथ, एक तरफ कैपिटलिस्ट व्यू में कम्युनिटी जो है वो एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट कर रही है अपने प्रॉफिट के लिए, दूसरी तरफ सोशलिस्ट व्यू में ये फोकस कर रही है कि भाई सबको न्याय मिलना चाहिए और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तीसरा रिलीजियस बिलीफ जो कि 100% प्रोटेक्शन के लिए काम कर रही है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने एनवायरनमेंट पर ग्लोबल स्केल पर इंपैक्ट डाला है। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ही तो ये क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस हम लोग को देखने को मिले। साउथ अमेरिका और कैरेबियन में कॉटन प्लांटेशन ने नेचर को बहुत अफेक्ट किया, और वेस्ट अफ्रीका में फोर्स्ड लेबर ने सोशल और इकोलॉजिकल कंडीशन को बदल दिया। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं जिसमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज ने नेचर और सोसाइटी को चेंज किया है। तो हमने देखा कि कैसे इकोलॉजी, ह्यूमन एक्शंस और सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो आप चाहो तो ऐसे एक वेन डायग्राम बना लो, गोल गोल करके, एक गोले में डाल दो इकोलॉजी, एक गोले में डाल दो ह्यूमन एक्शन, और एक गोले में डाल दो सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ये सब इंटरकनेक्टेड है। हमारी सोसाइटी ने नेचर को मॉडिफाई किया है और नेचर ने सोसाइटी को शेप दिया है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब आगे बढ़ेंगे, उससे पहले देखो ये शॉर्ट नोट्स आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ इतने नोट्स जो है आप नोट डाउन कर लो। अब बात करेंगे मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड रिस्क के बारे में जो आज पूरे वर्ल्ड में हो रही है, और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन फिर से आपको पता ही है कि एनवायरनमेंट का ही पूरा टॉपिक जो है वो चल रहा है सोसाइटी के साथ कनेक्ट करते हुए। तो सबसे पहले बात करते हैं रिसोर्स डिप्लीशन की, यानी कि रिसोर्सेज खत्म होते जा रहे हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जैसे फॉसिल फ्यूल्स, स्पेशली पेट्रोलियम, बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं। लेकिन पानी और ज़मीन का डिप्लीशन उससे भी ज़्यादा सीरियस इशू है। पानी भी खत्म होता जा रहा है, और लैंड भी, यानी कि यहाँ पर फर्टाइल लैंड की बात हो रही है, उपजाऊ मिट्टी की बात हो रही है, वो भी खराब होती जा रही है। इंडिया में ग्राउंड वाटर लेवल बहुत तेजी से गिर रहा है, खासकर स्टेट जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में। एक्यूफायर्स जो कि हजारों सालों में पानी को इकट्ठा करके रखते हैं, उनको कुछ ही दशक में खत्म किया जा रहा है। ओवर एक्सट्रैक्शन हम कर रहे हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए। रिवर्स को डैम किया जा रहा है, यानी कि रोका जा रहा है रिवर्स में पानी, डाइवर्ट किया जा रहा है नदियों का पानी, जिससे पूरी इकोलॉजी जो है वो इरिवर्सिबल हो गई है, डैमेज, यानी कि इरिवर्सिबल डैमेज हो गया पूरी इकोलॉजी का, यानी कि ऐसा डैमेज जिसको आप ठीक नहीं कर सकते। टॉप सॉइल जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है, वो भी गलत फार्मिंग प्रैक्टिस से डिस्ट्रॉय हो रही है। जैसे इरोजन हो रहा है, सैलिनाइजेशन हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है। ये सब प्रॉब्लम्स एग्रीकल्चर को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। बायोडाइवर्सिटी हैबिटेट्स जैसे कि फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, वेटलैंड्स, ये भी रैपिडली डिप्लीशन फेस कर रहे हैं, यानी कि इनमें भी बहुत तेजी से गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है कि आ रही है। ज़्यादातर एग्रीकल्चर एक्सपेंशन की वजह से, हम लोग पेड़ पौधे जो काट रहे हैं ना, उसकी वजह से और बायोडाइवर्सिटी में नुकसान पहुंच रहा है।
टाइगर पॉपुलेशन क्राइसिस भी देखने को मिला है, जहां पे कंजर्वेशन के प्रयास के बावजूद टाइगर्स के नंबर काफ़ी तेजी से डिक्लाइन हुए, बट इसमें इंडिया ने काफ़ी अच्छा एक काम किया है रिवाइव करने के लिए टाइगर की पॉपुलेशन को। क्या मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स जो है वो आज की डेट में इंडिया में कौन सी स्टेट में है? नेक्स्ट, पॉल्यूशन। पॉल्यूशन स्पेशली एयर पॉल्यूशन, ये एक मेजर प्रॉब्लम है स्पेशली शहरी क्षेत्रों में। ये हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, रेस्पिरेटरी डिजीज और डेथ का कारण भी बनता है। इसके सोर्सेज हैं इंडस्ट्रीज, व्हीकल्स, वुड और कोयला जलाना घर में, जिसको अपन ये भी बोलते हैं कि इंडोर एयर पोल्यूशन। गांव क्षेत्रों में इंडोर एयर पोल्यूशन एक सीरियस प्रॉब्लम है। लकड़ी को जलाया जाता है, स्पेशली कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि जो गीली लकड़ी होती है उसको जला दिया जाता है, तो वो भी और बहुत मतलब उससे और भी पॉइजनस गैसेस जो है वो रिलीज होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। पुअर वेंटिलेशन के साथ विलेज में रहने वाली महिलाओं को बहुत सारी हेल्थ की प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होती है। वाटर पोल्यूशन भी काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। डोमेस्टिक सीवेज, फैक्ट्री एफ्यूलिएंट्स और एग्रीकल्चर रन ऑफ, इन सब से रिवर और वाटर बॉडीज पल्यूट हो रही हैं। भाई हम खेतों में जो है वो फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं और वही पानी के जरिए जो है वो नदी से मिल जा रहा है, क्योंकि वो खेत से पानी जो है वो कहाँ पे जा रहा है, वो कौन सा एग्रीकल्चर जो हम कर रहे हैं वहाँ पर पानी डाल रहे हैं, पानी छिड़क रहे हैं, और उसी पानी जब में मिक्स हो जा रहा है क्या, ये फर्टिलाइजर, और वो बह के नदी में जो है वो जाकर मिल जा रहा है। उससे क्या हो रहा है, उससे नदी में मौजूद जो है वो स्पीसीज को नुकसान पहुंच रहा है। फिर नॉइज पोल्यूशन भी सिटीज में बढ़ रहा है, जैसे कि ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन और रिलीजियस इवेंट्स के लाउड स्पीकर से। अब बात करें ग्लोबल वार्मिंग की। यह फिनोमेना होता है जब गैसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ट्रैप करते हैं सन की हीट को। तो ये फैक्ट तो आपको ऑलरेडी पता है, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर बनती जा रही है जो सन की हीट को ट्रैप कर रही है। इससे पूरे दुनिया भर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, पोलार आइस कैप्स मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल इंक्रीज हो रहा है, राइट। इससे जो हमने डिस्कस किया था ना, SIDS, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, यानी कि जो छोटे छोटे जो आइलैंड है ना कंट्रीज, उनको बहुत खतरा है कि वो डूब जाएंगी। क्लाइमेट चेंज अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है और हो ही रहा है। कभी साइक्लोन्स की इंटेंसिटी बढ़ जा रही है, कभी कहीं पर फ्लड आ रहा है, कभी नहीं आ रहा, कभी बारिश हो जा रही है, कभी नहीं हो रही। ये सब इश्यूज हम लोग को देखने को मिल रहा है। इंडिया और चाइना पूरे दुनिया भर के मेजर कंट्रीब्यूटर है कार्बन एमिशन के मामले में, प्लस यूनाइटेड स्टेट्स। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यह भी एक चिंता वाली बात है। साइंटिस्ट जीन स्लिप्सिंग टेक्निक का यूज कर रहे हैं क्रॉप्स को मॉडिफाई करने के लिए, जिसको जेनेटिकली मॉडिफाइड टेक्नोलॉजी के नाम से हम लोग जानते हैं। पेस्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं ना हम लोग, कि लैबोरेटरीज में जो है वो प्लांट को इस तरीके से जो है वो मॉडिफाई कर दिया उसके जीन्स को कि उसमें पेस्ट ना लगे। बात ये अच्छी है, बट इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ और एनवायरमेंट पर काफ़ी अननोन है, यानी कि असर करेंगे कि नहीं करेंगे हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास उसका डेटा नहीं है। क्योंकि हर एक प्रजाति क्या होती है, म्यूटेट करती है, इवॉल्व होती है, हर एक प्रजाति का इवोल्यूशन होता है। तो हमें नहीं पता कि आज उसमें हमने जो जेनेटिक चेंज किया, क्या पता वो आगे चल के एक आक्रामक प्रजाति बन जाए। स्टीराइल सीड्स बनाए जा रहे हैं, जैसे फार्मर्स को बार बार सीड्स खरीदना पड़ता है और ये उनको कंपनीज पर डिपेंडेंट बना जो है वो देता है। समझ में आ रहा है आपको, अच्छे सीड्स तैयार जो है वो किए जा रहे हैं, अब किसान जो है वो इन अच्छे सीड्स के ऊपर जो है वो डिपेंड हो गया है। फाइनली नेचुरल और मैनमेड डिजास्टर्स, ऐसे डिजास्टर जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 की, 2004 की सुनामी, इसने हजारों लोगों की जान ली थी। भोपाल गैस लीक में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से मीथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है वो लीक हुई थी, जिसने हजारों लोग की जान जो है वो ले ली। ये डिजास्टर हमारे लैक ऑफ प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स और एनवायरमेंटल नेग्लिजेंस को हाईलाइट जो है वो करता है, कि हमने सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए और उसके कारण से एनवायरमेंट डैमेज हुआ। और भोपाल गैस कांड की बात करें तो आज भी जहां पर ये कांड हुआ था वहां पर आज भी ऐसे रेडिएशंस हैं कि वहां पर अगर बच्चे का बर्थ होता है, न्यूबॉर्न बेबी का, तो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन जो है वो हमने किया इस चीज़ के बारे में। और देखो, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अब आई थिंक कि अब आपको थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी
और ये आपके सामने देखो, इस जितना मैंने आपको भी पढ़ाया उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना के आपके सामने रख दिए हैं। बाकी आप पेन और पेपर लेकर बैठा करो, सुनते सुनते कुछ चीज़ें नोट डाउन भी करते रहा करो। पेन चलते रहना चाहिए, जैसे मैं कोई एक टॉपिक के बारे में पढ़ाता रहूँ, समझाता रहूँ, तो पेन चलाते रहो आप। पेन मतलब टाइटल लिखते रहो, टॉपिक और वर्ड्स लिखते रहो, तो उससे कॉन्सेंट्रेशन आपका जो है वो अच्छा बैठेगा। और आई थिंक कि अब आपको शायद प्रिसाइज तरीके से अब आपको 2-2 3 दिन, अब देखो जैसे 4 पेज की चीज़ मैंने आपको समराइज करके अच्छे से बता दी, जो भी उसमें काम की चीज़ें थी। तो मैं आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगा जिससे कि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो गेन कर पाओ, और यही है स्मार्ट स्टडीज़, राइट। और फिर उसकी फिर बाद में अपन जो है वो मेंस के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। टेलीग्राम पर मेंस का क्वेश्चन मैंने देता हूँ, उसको आप प्लीज़ जो है वो किया करो, लिखा करो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब हम डिस्कस करेंगे कि क्यों एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स सिर्फ नेचर से रिलेटेड नहीं है बल्कि सोशल प्रॉब्लम्स भी है। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनवायरनमेंट और सोसाइटी के कनेक्शन को अब एग्जैक्टली हाईलाइट करते हुए आपको एग्जांपल्स देखने को मिलेंगे। तो एनवायरनमेंट प्रॉब्लम जो है वो अफेक्ट करती है अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से, और इसका एक बड़ा रीज़न है सोशल इनइक्वालिटी। जो लोग हाई सोशल स्टेटस और पावर में हैं वो ज़्यादा रिसोर्सेज और प्रोटेक्शन अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि वीकर सेक्शन को ये लग्जरी नहीं मिलती। एग्जाम्पल के तौर पर गुजरात के कच्छ एरिया में जहाँ पानी की कमी है, वहाँ के रिच फार्मर्स ने डीप बोर ट्यूबवेल्स लगवा लिए हैं, जिससे उनकी फील्ड्स ग्रीन और फर्टाइल रहती है इवन ड्यूरिंग ड्रॉट्स यानी कि सूखे के समय पर भी। लेकिन जो गरीब गांव वाले हैं उनके पास पानी नहीं बचता और उनका जीवन मुश्किल हो जाता है। ये सिचुएशन क्लियरली दिखाता है कि एनवायरनमेंट के इश्यूज किस तरह सोशल इक्वलिटी से जुड़े हैं, समझ रहे हो। पब्लिक इंटरेस्ट में आने वाले कुछ इश्यूज जैसे एयर पोल्यूशन को कम करना या बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स लगते हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। जैसे सोशियोलॉजिकल एनालिसिस दिखाता है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स पावरफुल यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पावरफुल लोगों को बेनिफिट करते हैं, पर पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकते हैं। बड़े बड़े डैम्स और प्रोटेक्टेड एरियाज का इशू में भी ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट देखे गए हैं। तो होता है ना यार कि बड़े बड़े डैम से फायदा किसको मिल रहा है, बनाकर इंडस्ट्रियलिस्ट को। नुकसान जो है वो किसका हो रहा है, वहां पर रहने वाली कम्युनिटीज को जो गरीब हैं। सोशल इकोलॉजी के अकॉर्डिंग सोशल रिलेशंस जैसे प्रॉपर्टी और प्रोडक्शन का ऑर्गेनाइजेशन लोगों के एनवायरनमेंट के परसेप्शन और यूज को शेप करता है या डिफाइन करता है। डिफरेंट ग्रुप्स का एनवायरनमेंट के साथ अलग अलग रिश्ता होता है और वो उसे अपने फायदे के हिसाब से अप्रोच करते हैं। हमने डिस्कस किया था ना कि कैपिटलिस्ट थिंकिंग वाला इंसान जो है वो एनवायरनमेंट को कैसे देखेगा, अपने प्रॉफिट के लिए। सोशलिस्ट थिंकिंग वाला कैसे देखेगा, और रिलीजियस अगर कोई थिंकिंग वाला है तो वो कैसे देखेगा। अब बात करें एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। अगर रेवेन्यू मैक्सिमाइज करने के लिए बैम्बू को पेपर इंडस्ट्री को सप्लाई करना चाहता है, राइट, एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसको अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, तो वो क्या करेगा, बैम्बू को पेपर इंडस्ट्री को सप्लाई करेगा। तो वो उस फॉरेस्ट को एक आर्टिशियन के नजर से नहीं देखता जो बैम्बू से बास्केट बनाएगा। बात समझ रहे हो। एक आर्टिस्ट या आर्टिशियन बोलेंगे हम लोग, यानी कि बनाने वाले जो लोग होते हैं, तो वो क्या करेंगे, वो बैम्बू से टोकरी बनाएंगे। बट ये क्या सोच रहा है, ये पेपर इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करा रहा है। ऐसे ही डिफरेंट इंटरेस्ट के कारण एनवायरमेंट कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते हैं कि लोगों की थिंकिंग जो है वो अलग अलग होती है एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट करने की। पिछले 300 सालों में इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने एनवायरमेंट को कंट्रोल और एक्सप्लॉइट किया है, पता है आपको, जिस वजह से कई प्रजाति लुप्त हो चुकी हैं। ये एक्सप्लॉइटेशन अगर कंटिन्यू किया गया तो अगली जनरेशन को इसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, और ये वाली जनरेशन तो कर ही रही है अभी से। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट नीड्स को फुलफिल करे बिना फ्यूचर जनरेशन के रिसोर्सेज को कॉम्प्रोमाइज किए। ब्रुंटलैंड रिपोर्ट BRUNDTLAND, ये आगे चल के एनवायरमेंट में पढ़ाऊंगा। ये रिपोर्ट कहती है हमें आज की नीड्स और लिमिटेशंस को बैलेंस करते हुए रिसोर्सेज का यूज करना चाहिए।
कैपिटलिज्म में कंजम्पशन को प्रमोट किया जाता है और नए प्रोडक्ट्स के लिए पुराने रिसोर्सेस को डिस्ट्रॉय किया जाता है। आज की वर्ल्ड में ग्रोइंग इनइक्वालिटी काफी एविडेंट है। रिच और पावरफुल लोग रिसोर्सेस को ज्यादा एक्सेस कर सकते हैं, जबकि पुअर और मार्जिनलाइज्ड ग्रुप स्ट्रगल करते हैं। हम सबके लिए एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना चाहिए जिसमें रिसोर्सेस का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल हो। जब सिटीज ग्रो होती है ना, तो अर्बन स्पेसेस के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है। देखा होगा आपने, आज की डेट में रहने के लिए जगह ही नहीं है, तो कॉन्फ्लिक्ट होता नहीं है अतिक्रमण का और न जाने किन किन चीज़ों का। लोग जो है वो गवर्नमेंट की ज़मीन पर जो है वो अपना कब्जा करके बैठे हुए, या कई बार प्राइवेट ज़मीन पर कब्जा करके जो है बैठ गए, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। तो इसी कारण तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो माइग्रेंट सिटी में आते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, पर हाउसिंग अफोर्डेबल नहीं होती। पब्लिक लैंड्स पे सेटल होने पर उन्हें वहाँ से हटाया जाता है, क्योंकि वो लैंड एफ्लुएंट रेसिडेंट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए डिमांड में होती है कि वहाँ पर मॉल बनाया जाए या दूसरी चीज़ें बनाई जाए। ज़मीन के साथ साथ पानी और हवा भी अर्बन स्पेसेस में हाईली कंटेस्टेड रिसोर्सेज बन चुकी है। मतलब बहुत अर्बन एरियाज में एयर पोल्यूशन है, ट्रैफिक कंजेशन है, कितने इश्यूज हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये एनवायरमेंट इशू को सिर्फ नेचर के प्रॉब्लम नहीं समझना चाहिए, ये सोशल इनइक्वालिटी से भी डीपली लिंक्ड है। अब देखो, आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला कि नहीं मिला इस लेक्चर के एंड होने तक? क्या समझ में आया आपको कि जब आप एनवायरमेंट के टॉपिक को लिखोगे तो उसको आप सोसाइटी यानी कि सोशियोलॉजी के साथ जोड़ोगे कि एनवायरमेंट खराब हो रहा है बिकॉज ऑफ ह्यूमंस। तो एनवायरमेंट की जो इश्यूज हैं वो सिर्फ नेचर की प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सोसाइटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आज की डेट में तो जो क्लाइमेट चेंज हम लोग नोटिस कर रहे हैं वो क्लियरली इस सोसाइटी के एक्सप्लॉइटेशन का ही या ह्यूमन के एक्सप्लॉइटेशन का ही रिजल्ट है। यस, तो सोशल इकोलॉजी का ये व्यू पॉइंट हमारे समझ के डिफरेंट सेक्शन के स्ट्रगल को क्लियरली हाईलाइट करता है कि कहीं पर कोई एनवायरमेंट को एक्सप्लॉइट करके पैसे बना रहा है, तो कहीं पर कोई मजबूर हो रहा है, और कहीं पर जिसने एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करके पैसे बनाए वो तो खुश है, वो तो हर चीज़ अफोर्ड कर पा रहा है अपने लिए, लग्जरी। बट उसने जो है एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट किया है, उसका कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस गरीब लोग जो है वो फेस कर रहे हैं। टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है, तो जो एसी अफोर्ड कर सकता है उसके लिए कंफर्ट है, बट जो बाहर रह रहे हैं, झुग्गी में रह रहे हैं, उनके लिए कितनी समस्या वाली बात है इतनी तेज गर्मी। और आज की डेट में तो हीट वेव्स के कारण लोगों की मौत भी हो रही है। तो सोचिए कितना गंभीर मामला है ये कि हम एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट तो कर देते हैं, बट उसका परिणाम जो है, कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो कोई ना कोई और दूसरा फेस करता है। और हम एनवायरनमेंट के इश्यूज को रिजॉल्व करने पर फोकस करें, या आप लास्ट में जो है मेंशन कर सकते हैं, वेरियस इनिशिएटिव गवर्नमेंट के मेंशन कर सकते हैं, जो आप धीरे धीरे करके जो है वो समझ जाओगे। तो अब देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कुछ शॉर्ट नोट्स, इसको जो है वो नोट डाउन कर लो। प्लस एक्सप्लेनेशन के दौरान भी काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको ऐसी बताता हूँ, तो वो आप बुलेट पॉइंट्स में नोट जो है वो कर लिया करो। हालांकि वो उतनी कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि आगे चल के फिर से रिपीट होगी, इसलिए मैंने इस पर नोट्स में मेंशन नहीं किया है। बाकी डोंट वरी अबाउट इट। आई होप कि अब आपको ये वाली सीरीज ज़्यादा बेटर लग रही होगी कि कम टाइम में एक आपको अच्छा आउटपुट जो है वो मिल रहा है, राइट। और बाकी फिर आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है बुक्स को, क्योंकि बुक का पूरा एक्सट्रैक्शन जो है वो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ। हालांकि बुक की पीडीएफ आपके पास है, टेलीग्राम के चैनल पे आपको दे दी है मैंने ऑलरेडी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करके अगर चाहो तो लेक्चर के साथ साथ वो पन्ने भी पलटाते जाओ या उसी में अंडरलाइन करते जाओ, तो आपको एक अच्छा मतलब वो लगेगा कि हाँ भाई कि सर पूरी चीज़ कवर करा रहे हैं। ट्रस्ट मी, मैं पूरी चीज़ ही कवर कराता हूँ और मैं कहीं पर भी कोई भी चीज़ स्किप नहीं करूँगा। मैं अपने साइड से टाइम ले रहा हूँ, मैं अपना टाइम कंज्यूम कर रहा हूँ, और जिससे कि आपको कम समय में एक अच्छा बेनिफिट जो है वो मिले। तो यही तो मेरा काम होना चाहिए बेसिकली। यस, क्योंकि देखो सेम चीज़ अगर हम पढ़ते रहेंगे लेक्चर में एक एक लाइन, तो ऑब्वियस ही बात है कि टाइम आपका वेस्ट होगा ही होगा। ये तो आप खुद भी इंडिपेंडेंटली कर सकते हो। तो अब मैंने आपका टाइम जो है वो बचा दिया है। अब मैंने आपका टाइम बचाया तो लाइक का बटन ज़रूर हिट करना, शेयर करो, और जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले भाई कि भाई आप लोग देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, और काफ़ी बेनिफिट देगा पता है ये सीरीज़ आपको। चलिए, जय हिंद।